नेक्स्ट हमारा जो साइकोलॉजिकल फैक्टर है, साइकोलॉजी रेलिवेंट, जो कि कंज्यूमर के बाइंग बिहेवियर पे इम्पैक्ट करता है, वो है परसेप्शन। परसेप्शन एक ऐसा प्रोसेस है, ठीक है, जिसके ज़रिए हम लोगों को, अदारों को, सर्विसेज को सिलेक्ट करते हैं, चीज़ों को ऑर्गेनाइज करते हैं और उसके बाद हम उसमें से इंफॉर्मेशन जो है वो हम उसमें से एक्सट्रैक्ट करते हैं। इस जो प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं परसेप्शन। इट इज़ द प्रोसेस बाय विच पीपल सेलेक्ट, ऑर्गेनाइज एंड इंटरप्रेट इन्फॉर्मेशन, कि हम इंफॉर्मेशन को सिलेक्ट करते हैं, उसके बाद उसको ऑर्गेनाइज करते हैं और साथ साथ उसको हम इंटरप्रेट करते हैं अपने तरीके से। इसको हम परसेप्शन बोलते हैं। और हर कस्टमर की, हर इंसान की परसेप्शन जो है वो दूसरे इंसान से डिफरेंट हो सकती है। एक फैमिली के अंदर डिफरेंट फैमिली मेम्बर्स की परसेप्शन जो है किसी एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के बारे में वो डिफरेंट हो सकती है। जैसे अगर हम बात करते हैं मोबाइल फ़ोन के बारे में हो सकता है बच्चों की परसेप्शन और जो बड़े हैं उनकी परसेप्शन और हो, हालांकि वो एक ही फैमिली से बिलोंग करते हैं। अब परसेप्शन में दो तीन इसके कह लें कि डायमेंशंस हैं इसमें। परसेप्शन में सबसे एक जो पहली डायमेंशन है उसको तो हम लोग बोलते हैं सिलेक्टिव अटेंशन, उसके बाद है सिलेक्टिव डिस्टॉर्शन और उसके बाद है सिलेक्टिव रिटेंशन। सिलेक्टिव अटेंशन जो है, इससे मुराद ये है कि एक इंसान जितनी भी किस्म की इंफॉर्मेशन या डाटा से एक्सपोज होता है या देखता है, वो हर इंफॉर्मेशन को ऑब्टेन करने की कोशिश नहीं करता। वो सिर्फ मखसूस चीज़ों को, मखसूस डाटा को अटेंशन देता है, उनकी तरफ ध्यान देता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि जी वो कौन सी मखसूस चीज़ें हैं जिनकी तरफ जो है ना एक इंसान जो है वो उनकी तरफ राग़िब होता है, उनमें इंटरेस्ट शो करता है। वो वाली चीज़ें हैं जो कि मेरी मंशा के मुताबिक है, मेरे इंटरेस्ट से मैच करती हैं, मैं सिर्फ उन चीज़ों को अटेंशन दूंगा। अब फॉर एग्ज़ाम्पल आप स्पोर्ट्समैन हैं और आप बैडमिंटन खेलते हैं, मिसाल के तौर पे आप बैडमिंटन के अच्छे प्लेयर हैं। आप टीवी पे आप जो है ना वो देख रहे हैं, टीवी देख रहे हैं। अब टीवी पे डिफरेंट किस्म के ऐड्स चल रहे हैं, वहाँ पे लेडीज़ का जो है क्लॉथिंग उनके भी ऐड चल रहे हैं, उसके साथ साथ वहाँ पे फूड के ऐड चल रहे हैं। लेकिन उन्हीं ऐड्स के अंदर एक ऐड आता है आपका बैडमिंटन का किसी मैच के हवाले से कि जी फ़लाँ तारीख को इतने बजे फ़लाँ जगह पे एक बैडमिंटन का मैच है। अब आपके ना चाहते हुए भी आप उस एक वो पर्टिकुलर जो ऐड है, आप एक सबकॉन्शियसली उस ऐड पे रुक जाएंगे, आप उस ऐड को अटेंशन देंगे, उस एडवर्टीज़मेंट को। बेसिकली आप बाकी एडवर्टीज़मेंट्स को अटेंशन क्यों नहीं दे रहे, आप उसी पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन को अटेंशन क्यों दे रहे हैं, उसकी रीज़न ये है कि वो जो एडवर्टीज़मेंट है या वो जो मैसेज है वो आपके इंटरेस्ट के साथ मैच करता है। इस प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग सिलेक्टिव अटेंशन। ऑन द अदर हैंड एक और चीज़ हम लोग देखते हैं कि जी फॉर एग्ज़ाम्पल आप लोग जो है किसी नॉर्दर्न एरिया में गए हैं, ज़रा घूमने फिरने गए हैं, वहाँ पे जाके अभी तक आपने होटल बुकिंग नहीं करवाई, आप होटल ढूंढ रहे हैं। आप मार्केट में जो है ना जा रहे हैं, होटल ढूंढ रहे हैं, तो आप देखेंगे मार्केट में अब बोर्ड पढ़ते हुए गुजरेंगे। अब उन बोर्ड में जो डिफरेंट किस्म की शॉप्स हैं, लाइक कोई ग्रॉसरी स्टोर है उसकी भी वहाँ पे बोर्ड लगा होगा, कोई मोबाइल रेलिवेंट मोबाइल फ़ोन की कोई शॉप है उनके भी बोर्ड लगे होंगे, कोई रेस्टोरेंट है उनके भी बोर्ड लगे होंगे। लेकिन वो सारे के सारे जो बोर्ड्स हैं, बिल बोर्ड कह लें या उनके जो साइन बोर्ड्स हैं, आप लोग उनको इग्नोर करते जाओगे। क्यों इग्नोर करते जाओगे? कि बिकॉज यू आर सर्चिंग फॉर अ बोर्ड जिस पे लिखा हो कि फ़लाँ होटल, आप होटल का बोर्ड सर्च करना चाह रहे हो। उस टाइम आपका जो मेजर फोकस है, आपका जो इंटरेस्ट है वो एक होटल तलाश करने में है, ना कि कोई गारमेंट शॉप तलाश करने में, ना कोई ड्राई फ्रूट की जो शॉप है वो तलाश करने में। इस प्रोसेस को, इस मज़र को हम लोग कहते हैं इट इज़ सिलेक्टिव अटेंशन। उसके बाद नेक्स्ट आ जाती है सिलेक्टिव डिस्टॉर्शन। सिलेक्टिव डिस्टॉर्शन से मुराद जो है वो जो चीज़ है कि जी हम अपने एक बैकग्राउंड के, अपने फैमिली बैकग्राउंड, अपने मेंटल बैकग्राउंड, अपने जो मेंटल फिल्टर की बेस पे चीज़ों को मतलब देते हैं, हम चीज़ों से मतलब अखज़ करते हैं। अब जैसे वो काफ़ी फेमस एक्सपेरिमेंट है कि एक ग्लास के अंदर अगर पानी है, थोड़ा सा आधा ग्लास फिल है, एक बंदे से पूछेंगे वो कहेगा इसमें कितना, इस ग्लास को एक्सप्लेन करो, वो कहेगा जी आधा ग्लास खाली है। दूसरा कहेगा जी आधा ग्लास भरा हुआ है।
ठीक है। तीसरा कहेगा जी इसमें मज़ीद आधा गिलास जो है ना वो पानी डालने की कैपेसिटी है। अब 3 लोग हैं, तीनों ने अलग अलग तरीके से एक ही ऑब्जेक्ट को इंटरप्रेट किया है इसमें। अब उनका जो इंटरप्रेट करने का अंदाज़ जो है वो दूसरों से डिफरेंट क्यों है? क्योंकि उनके जो पर्सनैलिटी के फैक्टर हैं, उनकी जो ग्रूमिंग है, उनका जो नॉलेज का लेवल है, उनके जो बिलीव्स हैं वो बाकियों से जो है वो डिफरेंट है, एक दूसरे से डिफरेंट है। अब इसी की एक और अगर हम लोग एग्जांपल जो है ना हम लोग लें, जैसा आजकल हम लोग देख रहे हैं वो जो फ्रांस में जो किया जा रहा है, हमारा जो इस्लाम है, इस्लाम के हवाले से वहाँ पे काफ़ी गुस्ताखाना जो है ना वो एक्टिविटीज़ परफॉर्म की जा रही हैं, सरकारी सतह पे की जा रही हैं। अब उसके नतीजे में डिफरेंट इस्लामिक कंट्रीज़ के अंदर, यहाँ इंक्लूडिंग पाकिस्तान, वहाँ पे जो अवाम है वो बाइकआउट कर रही है फ्रेंच प्रोडक्ट्स का, उनका जो है बाइकआउट कर रही है उनका। अब इसमें जो काफ़ी सारे लोग हैं इनका बाइकआउट कर रहे हैं, लेकिन कोई हो सकता है कुछ दूसरे ममालिक में या इवन पाकिस्तान में भी कुछ ऐसे लोग हों जिनके ख्याल से कि जो सेकुलर थाट रखते हों, वो मजहबी थाट ना रखते हों, सेकुलर थाट रखते हों, और वो ये सोचें कि जो है ना अगर वो फ्रांस में ये लोग काम कर रहे हैं, वो उनके अपना जो है वो एक्टिविटी, अपना बिलीफ है, उनके इस काम से मेरे ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा, क्योंकि मैं एक सेकुलर पर्सन हूँ मैं। अगर तो कोई ऐसी सोच रखता है बंदा, तो वो तो जो फ्रेंच प्रोडक्ट्स हैं उनको ज़रूर यूज़ करेगा उनको। अब एक ही मुल्क के अंदर रहने वाले मल्टीपल लोगों का एक ही एक्टिविटी के बारे में डिफरेंट मीनिंग्स उसको दिए जा रहे हैं उसको। इस जो प्रोसेस है इसको हम लोग बोलते हैं सिलेक्टिव डिस्टॉर्शन, कि आप जो इन्फॉर्मेशन आप सुनते हो, जो देखते हो, जो पढ़ते हो, आप उसको उस तरीके से इंटरप्रेट करते हो जिस तरीके से आपकी जो बिलीव्स और आपकी जो वैल्यूज़ हैं जो सपोर्ट करती हैं उस इन्फॉर्मेशन को। उसके बाद है सिलेक्टिव रिटेंशन। एक इंसानी जहन जो है हर उस इंफॉर्मेशन को स्टोर नहीं कर सकता या नहीं करता जिसको वो देखता है। वो उनमें से सिर्फ मखसूस चीज़ों को, सिर्फ चंद चीज़ों को जो है ना वो रिटेन करता है अपने माइंड के अंदर, बाकी चीज़ों को ड्रॉप कर देता है। अच्छा, और ऐसी कौन सी चीज़ हैं जिनको जो है इंसानी जहन या किसी कस्टमर का जहन जो वो रिटेन करेगा? वो वाले फैक्टर्स होंगे जो कि उसके माइंड को, उसके जो एटीट्यूड को सपोर्ट करेंगे। अब वो कौन कौन सी चीज़ें, जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग जो है ना वो लाहौर में गए हैं, किसी मार्केट में घुस जाते हैं, मार्केट में जाकर देखते हैं कि जो फ़लाँ शॉप है, फ़लाँ शॉप पे लिखा हुआ था कि जी 50% डिस्काउंट ऑन विंटर कलेक्शन या 30% डिस्काउंट ऑन समर कलेक्शन वगैरह वगैरह। अगर तो हम प्राइस सेंसिटिव कस्टमर हैं, इफ़ वी आर प्राइस सेंसिटिव कस्टमर, तो इस तरह के जो मैसेज हैं, इस तरह के मैसेज जो हैं वो हमें हमारे माइंड में सेव रह जाएंगे, ठीक है। अच्छा, ऑन द अदर हैंड एक और कस्टमर है जो कि प्राइस सेंसिटिव नहीं है, वो क्वालिटी कॉन्शियस है। वहाँ पे मैसेज लिखा होता है कि जी अगर एक कपड़ा जो है वो 1 साल के अंदर अगर ख़राब हो जाता है या श्रिंक हो जाता है तो हम उसको रिप्लेस करके देंगे। अब वो किस तरह के मैसेज को अपने जहन में रखेगा कि ऐसे मैसेज जो कि क्वालिटी एश्योरेंस के रेलिवेंट है उनको अपने माइंड के अंदर सेव करेगा, और बाकी चाहे वो प्राइस के हवाले से हैं या बाकी और जो आपके प्रमोशनल कैंपेन्स हैं उनको वो जो है ना वो ड्रॉप कर देगा, और जो क्वालिटी रेलिवेंट जो आपके हैं इन्फॉर्मेशन और मैसेज हैं उनको अपने माइंड के अंदर सेव रखेगा। ये 3 बेसिक आपके जो है ना वो प्रिंसिपल्स हैं परसेप्शन के। उसके बाद अगला जो हमारा साइकोलॉजिकल फैक्टर है वो है लर्निंग। लर्निंग ऐसा डिस्क्राइब करती है कि जी चेंजेस इन द इंडिविजुअल बिहेवियर अराइजिंग फ्रॉम एक्सपीरियंस। लर्निंग है कि जी एक इंसानी बिहेवियर के अंदर एक ऐसा चेंज जो कि डिफरेंट एक्सपीरियंसेस की वजह से, एक ऐसा चेंज जो कि डिफरेंट एक्सपीरियंसेस की वजह से उसकी पर्सनैलिटी कैसा बन जाता है, उसके बिहेवियर कैसा बन जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं लर्निंग। बेसिकली इट इज़ अ चेंज बेस्ड ऑन सर्टेन एक्सपीरियंसेस। और वो एक्सपीरियंसेस जो हैं वो ऑब्जर्वेशन बेस्ड भी हो सकते हैं, वो वाले एक्सपीरियंसेस जो हैं वो फिज़िकली एक्सपीरियंस भी किए जा सकते हैं, वो वाले जो है जो चेंज है वो आप एक्सपीरियंसेस आपका हो जाता है उसकी बेस पे भी। कॉग्निटिव एक्सपीरियंसेस भी हो सकते हैं, डिफरेंट किस्म के एक्सपीरियंस के बेस पे अगर हमारे बिहेवियर के अंदर चेंज आ रहा है, आइदर इट इज़ टूवर्ड समथिंग और आइदर इट इज़ अवे फ्रॉम समथिंग, ऐसा जो हमारा जो चेंज है बिहेवियर का उसको हम लोग बोलते हैं लर्निंग। अब जो लर्निंग है इसके बेसिक 3-4 इसमें जो है ना वो हैं, क्या बोलते हैं उसको, 3-4 इसकी बेसिस हैं, 3-4 इसके फैक्टर्स हैं जो कि लर्निंग को
लर्निंग को लर्निंग पे मुश्तमिल होती है। सबसे पहला है ड्राइव्स। स्टिमुलस मैंने आपको बताया था, स्टिमुलस एक ऐसा स्टिमुलस से मुराद हर वो फैक्टर जो कि किसी रिजल्ट को कॉज करता है उसको हम लोग बोलते हैं स्टिमुलस बोलता है। अब ड्राइव को अगर हम डिफाइन करें, ड्राइव इज इंटरनल स्टिमुलस दैट कॉल फॉर एक्शन। ड्राइव से मुराद हमारे अंदर से कोई मोटिव है, हमारे अंदर का कोई मोटिवेशन है, कोई ऐसे फैक्टर है हमारे इंसानी जहन की या इंसानी जिस्म की जो कि हमें डायरेक्ट करती है टू बिहेव इन अ सर्टन वे, इसको हम लोग बोलते हैं ड्राइव। इनकी बात में मैं एक एग्जांपल बताऊंगा, उसी एग्जांपल से सारा आप जो है ना उसको रिलेट कर सकेंगे बाद में इजीली। उसके बाद आ जाता है स्टिमुलाई। स्टिमुलाई से मुराद ये वो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, वो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं जो कि हमारे उस ड्राइव को एक पर्टिकुलर वे के अंदर, वो हमारी उस ड्राइव को एक पर्टिकुलर वे के अंदर शेप अप करते हैं, डायरेक्ट करते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं स्टिमुलाई। उसके बाद आ जाते हैं क्यूज़। क्यूज़ जो है वो ऐसे फैक्टर्स जो कि हमारे जो डायरेक्शन थी स्टिमुलाई के बेस पे हमने जो डायरेक्शन अपने नीड को पूरी करने के लिए सेट की थी, उसकी डायरेक्शन के इम्पैक्ट को, इंटेंसिटी को या इंक्रीज़ करते हैं या डिक्रीज़ करते हैं। उसके बाद आ जाता है, अच्छा एक यहाँ पे क्यूज़ के बाद एक और भी है, उसको हम रिस्पांस कहते हैं। रिस्पांस यहाँ पे नहीं लिखा हुआ, मैं लिख भी देता हूँ बाद में, ठीक है। क्यूज़ के बाद आ जाता है रिस्पांस, स्टिमुलस के बाद आ जाता है क्यूज़। क्यूज़ से मुराद मैंने बताया कि आपको जो है वो हमारे जो इंटरनल और एक्सटर्नल जो स्टिमुलाइज के बेस पर जो डायरेक्शन हैं, डायरेक्शन को जो इम्पैक्ट करते हैं, उनकी इंटेंसिटी को कम या ज़्यादा करते हैं, उनको क्यूज़ कहते हैं। क्यूज़ के बाद रिस्पांस के ऊपर वाले तीनों जो हमारे साइकोलॉजिकल फैक्टर्स हैं, उन साइकोलॉजिकल फैक्टर्स की बेस पे हम लोग एक्चुअली फिज़िकली बिहेव कैसा करते हैं, डिपिक्ट अपना एटीट्यूड कैसे डिपिक्ट करते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं, वो हमारा रिस्पांस आ जाएगा। एंड द जो लास्ट जो हमारा लर्निंग का जो फेज़ कह लें या प्रोसेस या स्टेप कह लें, वो है रीइंफोर्समेंट। रीइंफोर्समेंट जो है कि जब हमने रिस्पॉन्ड किया किसी चीज़ को और रिस्पॉन्ड करने की बेस पे जो हमें वो एक्शन, जो हमें उसका रिएक्शन मिलता है, जो रिज़ल्ट मिलते हैं, उस रिज़ल्ट की बेस पे दो आउटकम्स हो सकती हैं। एक तो उसका रिज़ल्ट फेवरेबल था, दूसरा उसका रिज़ल्ट फेवरेबल नहीं है। अगर उसका रिज़ल्ट फेवरेबल है तो हम वो काम दोबारा करेंगे एज इट इज़, और अगर रिज़ल्ट उसके फेवरेबल नहीं निकले तो हम उसके अंदर अपने बिहेवियर के अंदर मॉडिफिकेशन लेके आएंगे, और ये सारा का सारा प्रोसेस जो है वो लर्निंग कहलाता है। अगर मैं आपको एग्जांपल दूँ, एग्जांपल इसकी ये कि मेरे जो एक इंटरनल नीड है, एक इंटरनल जो मेरी कह लें कि मेरी ज़रूरत है, जो मैं समझता हूँ कि मुझे ये काम करना चाहिए। मुझे फॉर एग्ज़ाम्पल शौक़ है या मेरा इंटरेस्ट है कि जी मैं तस्वीरें बनाऊँ। अब ये जो है ना कह लें कि तस्वीरें बनाने का मुझे शौक़ है कि आई लाइक टू कैप्चर सीनरीज, आई लाइक टू कैप्चर पीपल, ठीक है, आई लाइक टू कैप्चर डिफरेंट प्लेसेस। अब ये जो है ना मेरा एक इंटरनल स्टिमुलस है, इंटरनल मेरा एक इंटरेस्ट है जो कि मुझे डायरेक्ट करता है टू बिहेव इन अ सर्टन वे, और वो सर्टन वे क्या है कि कोई ऐसा मैकेनिज़्म मुझे अरेंज करना चाहिए इसके ज़रिए मैं चीज़ों को कैप्चर कर सकूं। अब चीज़ों को एक तस्वीर के सांचे में डालने के मल्टीपल ऑप्शन हो सकते हैं मेरे पास। अब वो जो है वो पेंटिंग की मद में भी आ सकता है, जिसमें आप वो ब्रश के साथ पेंटिंग करते हैं। अब वो वीडियोग्राफी की मद में भी आ सकता है, वो वीडियोग्राफी चाहे ड्रोन के कैमरा के ज़रिए है, वो चाहे आपके दूसरे जो मूवी कैमरास हैं उनके ज़रिए है, हैंडी कैम के ज़रिए है, मोबाइल फ़ोन के ज़रिए के कैमरा के ज़रिए है, या स्टिल फ़ोटोग्राफी है, आपके DSLRs हैं उनके ज़रिए है। अब ये डिफरेंट ऑप्शंस हैं। अब जो एक्सटर्नल स्टिमुलस जो कि डिफरेंट किस्म की एडवर्टीज़मेंट है वो मुझे डायरेक्ट करती है कि अगर मैंने पेंटिंग की तरफ जाना है, या मैंने जो है ना उस तरफ जाना है DSLR की तरफ जाना है, या जो दूसरे एक पुराने डिजिटल कैमरास हुआ करते थे मैंने उनकी तरफ जाना है, मैंने ड्रोन कैमरा की तरफ जाना है, मैंने किस तरफ जो है ना मैंने जाना है। अब मैंने एडवर्टीज़मेंट देखी, एडवर्टीज़मेंट में मुझे लगा कि DSLR जो कैमरा है इसको मैनेज करना, इसको बाय करना और इसको कैरी करना वो कंपैरेटिवली इजी है, और ये जो है मेरी उस पर्टिकुलर नीड को सेटिस्फाई कर सकता है। तो अब ये हुआ कि मैं जो है मेरे जो ड्राइव थी, इंटरनल जो स्टिमुलस था, उसको स्पेसिफिक एक डायरेक्शन मिल गई कि मुझे DSLR चाहिए। अब DSLR चाहिए तो अब आ जाते हैं क्यूज़ की तरफ कि मज़ीद मैंने कोई प्रमोशनल मैसेज देखे कि DSLR चाहिए, तो मुझे कौन सी कंपनी का चाहिए, साथ उसके लेंस कितने मिलीमीटर का चाहिए मुझे। अब वो डिफरेंट मैंने एडवर्टीज़मेंट देखी, मैंने वर्ड ऑफ माउथ के ज़रिए, दोस्तों के ओपिनियन के ज़रिए, अब वो जो मैंने DSLR से फोकस हो गया किसी एक पर्टिकुलर ब्रांड की तरफ।
ये क्यूज़ थे। क्यूज़ के बाद अगली जो चीज़ आ जाती है रिस्पॉन्ड के, मैंने फिर रिस्पॉन्स कैसे किया उसको, मैंने एक्चुअली जाके जो है ना नाइकन का या कैनन का मैंने DSLR कैमरा जो मैंने परचेज़ कर लिया। जब मैंने परचेज़ किया इट मीन्स आई हैव रिस्पॉन्डेड इन अ सर्टन वे। और सर्टन वे क्या थी कि मैंने एक पर्टिकुलर ब्रांड की प्रोडक्ट परचेज़ कर ली है। अब उसके बाद आ जाता है रीइंफोर्समेंट ये है कि मैं उस कैमरा को इस्तेमाल करूँगा। कैमरे को इस्तेमाल करके अगर तो मैं जो एक्सपेक्ट कर रहा था वही मुझे फ़ोटो की क्वालिटी, वीडियो की क्वालिटी अगर मुझे मिलती है, उतनी स्टोरेज कैपेसिटी मुझे मिलती है, इट मीन्स कि मेरा वो जो फ़ैसला था वो अच्छा फ़ैसला था। और नेक्स्ट टाइम जब भी मैंने कोई कैमरा या इस तरह के कैमरे रेलिवेंट कोई प्रोडक्ट मैंने परचेज़ करनी हुई तो मैं नाइकन को प्रेफर करूँगा। लेकिन अगर मैं नाइकन को परचेज़ करने का, नाइकन एक कंपनी का नाम है कैमरे के, अगर आप में से किसी को नहीं पता तो। लेकिन अगर नाइकन को परचेज़ करने का फ़ैसला मेरा ठीक नहीं होता, वो कैमरे की बैटरी जल्दी ख़त्म हो जाती है या उसके कैमरे का रिज़ल्ट वो वाला नहीं मिलता, इट मीन्स कि जो मेरा वो फ़ैसला था वो अच्छा नहीं था। और नेक्स्ट टाइम फिर रीइंफोर्समेंट में क्या होगा, मैं नाइकन का कैमरा परचेज़ नहीं करूँगा, मैं कोई और कैमरा परचेज़ करूँगा। ये हमारा लर्निंग का प्रोसेस था। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारे साइकोलॉजिकल फैक्टर्स हैं बिलीव्स एंड एटीट्यूड्स। बिलीव्स से मुराद ए डिस्क्रिप्टिव थॉट अबाउट अ ब्रांड और सर्विस, इट मे बी बेस्ड ऑन अ रियल नॉलेज, ओपिनियन और फेथ। अब ये जो कोई भी एक डिस्क्रिप्टिव थॉट है किसी एक पर्टिकुलर ब्रांड और सर्विस के बारे में, ठीक है, जो कि हमारे उस कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर को इम्पैक्ट करती हैं, ये बेस करती है हमारी राय के ऊपर, बेस कर सकती है हमारे नॉलेज के ऊपर और बेस कर सकती है हमारे अकीदा के ऊपर। अब जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल दूं कि बॉडी के ऊपर टैटू जो हम बनवाते हैं, डिफरेंट शेप्स होती हैं, टैटूज बनवाते हैं, हम नहीं बनवाते हैं, मुराद अगर कोई कस्टमर बनवाता है। अब उसके जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं उनके अंदर टैटूज़ बनवाने को एक आम बात समझा जाता है, उसमें किसी किस्म की कबाहत को नहीं काउंट किया जाता कि ये कबाहत नहीं है। लेकिन अगर हम पाकिस्तानी कस्टमर्स की बात करें, पाकिस्तान के अंदर टैटूज़ को इतना ज़्यादा इनकरेज और सपोर्ट नहीं किया जाता, क्योंकि इसको हमारे मजहबी हल्के के अंदर इस चीज़ की जो है ना उसको अच्छा नहीं समझा जाता। और हमारे ख्याल से इसके अंदर हमारा मज़हब इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता कि आप डिफरेंट किस्म के बॉडी टैटूज़ आप लोग बनवा सकें। और अल्टीमेटली जो टैटू इंडस्ट्री है पाकिस्तान में, उसका बहुत ज़्यादा वो जो है उसमें ग्रोथ नहीं है उसमें। उसकी रीज़न ये है कि हमारी जो कल्चरल इम्प्लिकेशंस हैं उसकी वजह से ये वाली सर्विस है, ये वाला जो बिज़नेस है पाकिस्तान के अंदर वो फ्लोरिश नहीं कर सकता। इसी तरह जैसे मैं अभी वो फ्रांस की एग्जांपल दे रहा था, अब हम जो है हमारा बिलीफ ये है कि हर वो ब्रांड, हर वो जो है बिज़नेस जो कि या हर वो एंटिटी जो किसी भी हवाले से हमारे मज़हब के अगेंस्ट जा सकती है, उसको हमने बायकॉट करना है। अब जो फ्रेंच प्रोडक्ट हैं जो जब पाकिस्तान में सेल होती हैं, उनका कुछ ना कुछ पोर्शन कहीं ना कहीं जाके वो ज़ाहिर है फ्रांस की इकॉनमी में को भी बेहतरी का सबब बनता है। अब जो है वो फ्रांस को एक सिग्निफिकेंट थ्रेट देने के लिए, फ्रांस को सिग्निफिकेंटली जो है ना आप उसमें वो करने के लिए उनकी इकॉनमी को डिस्टर्ब करने के लिए उनकी जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं पाकिस्तान में या मुस्लिम कंट्रीज़ में इस्तेमाल हो रही हैं, उसके अगेंस्ट जो है एक महाजराई जो है वो स्टार्ट की हुई है, ताकि उनकी जो इकॉनमी को डिस्टर्ब किया जा सके, अल्टीमेटली वो जिस तरह के अपने रखते हैं उनसे बाज आ सकें। उसके बाद नेक्स्ट है एटीट्यूड है ये किसी भी इंसान की जो किसी पर्टिकुलर जो अब जो बिलीफ बेसिकली हमारी नॉलेज बेस्ड ओपिनियंस थी, लेकिन हमारा जो एटीट्यूड हमारी जो फीलिंग्स और इमोशंस की जो टेंडेंसीज हैं तो वर्ड अ सर्टन आइडिया, उसको हम लोग बोलते हैं एटीट्यूड। अच्छा, अब एटीट्यूड से भी मुराद, अब ये दोनों चीज़ें बज़ाहिर मिलती जुलती लगती हैं कि बिलीफ और एटीट्यूड, और इनका काफ़ी हद तक आपस में इंटरलिंक भी हैं दोनों चीज़ें। जैसे अभी मैंने हम वो बात करते थे, अब एटीट्यूड, अब गिफ्ट की बात करते हैं। अगर हमने फॉर एग्जांपल हमारे वो पेरेंट्स की जो ना मैरिज एनिवर्सरी, हमने उनको कोई गिफ्ट करना है, हमने कोई कपड़े परचेज़ करके उनको देने हैं या कोई भी ऐसी चीज़ है, तो हम कोशिश ये करेंगे कि हम कोई अच्छी से अच्छी प्रोडक्ट जो है अपने पेरेंट्स के लिए गिफ्ट करें उनको। उसकी रीज़न ये है कि इस बाइंग प्रोसेस के अंदर हमारे इमोशंस साथ अटैच हैं, और हमारा ख्याल ये है कि जो ऐसे हमें कोई ऐसा गिफ्ट देना चाहिए जिसकी जो ना मैक्सिमम वैल्यू हम लोग अपने लिमिट्स के अंदर रहते हुए प्रोवाइड कर सकते हो। लेकिन वही अगर हमने ड्रेस अपने लिए परचेज़ करना है फॉर एग्जांपल, तो फिर हो सकता है हम लोग ज़रा प्राइस सेंसिटिव हो जाएं। हम ये ख्याल करें कि यार जो है ना थोड़ी बहुत क्वालिटी अगर हल्की भी है तो काम चलेगा, हम लोग जो है ना वो ज़्यादा महंगा कपड़ा परचेज़ नहीं करते। अब ये एक ही वो ऑब्जेक्ट है, ड्रेस है, अब वो उसके डिफरेंट मौक़ों पे इस्तेमाल है। एक है कि अपने पेरेंट्स को देना है एज ए गिफ्ट, एक है खुद इस्तेमाल करना है रेगुलर इस्तेमाल के लिए।
दोनों सूरत हालों में हमारा जो बिहेवियर हमारा डिफरेंट है। ये भी दो साइकोलॉजिकल फैक्टर थे, बिलीफ और एटीट्यूड्स, जो कि हमारे बाइंग बिहेवियर के ऊपर इम्पैक्ट करते हैं। अब आ जाते हैं कि बाइंग डिसीजन की टाइप्स हैं। कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर की या डिसीजन मेकिंग जो बिहेवियर है उसकी 4 बेसिक टाइप्स हैं। पहली है कम्प्लेक्स डिसीजन मेकिंग बिहेवियर, दूसरा है डिसोनेंस रिड्यूसिंग है, उसके बाद हैबिचुअल और उसके बाद वैरायटी सीकिंग बिहेवियर है। कम्प्लेक्स डिसीजन बिहेवियर या बाइंग डिसीजन बिहेवियर से मुराद ऐसी सिचुएशन जिसमें जो कंज्यूमर है, कंज्यूमर की जो इन्वॉल्वमेंट है या जो कस्टमर जिसने चीज़ें परचेज़ करना है वो उसके अंदर बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है उस बाइंग प्रोसेस के अंदर, और उसके इन्वॉल्व होने की डिफरेंट रीज़न हो सकती हैं। एक रीज़न तो ये है कि वो जो है ना वो आपकी इनकम का एक अच्छा खासा हिस्सा जो है उसके ऊपर स्पेंड किया जा रहा है। जैसे आपने फॉर एग्जांपल सेविंग कर करके आपने कोई पैसे जमा किए हैं, पैसे जमा करके आपने गाड़ी परचेज़ करनी है अपनी लाइफ की पहली आपने कोई 2 साल सेविंग करके अगर आपने कोई 15-20 लाख रुपए जमा किया है और आपने कोई गाड़ी परचेज़ करनी है, तो आपके लिए ये कम्प्लेक्स जो है ना वो सिचुएशन होगी। उसकी रीज़न ये है कि आपकी सेविंग का एक सिग्निफिकेंट अमाउंट आप जो है ना उस एक पर्टिकुलर परचेज़ के ऊपर आप लगाने जा रहे हैं। दूसरा एक उसकी रीज़न ये भी है कि सिग्निफिकेंट ब्रांड डिफरेंसेस, मल्टीपल ब्रांड जो हैं वो गाड़ियाँ ऑफ़र कर रहे हैं, सुजुकी है, होंडा है, इसके अलावा आपकी टोयोटा है और भी काफ़ी सारी गाड़ियाँ। अब इन सब की गाड़ियों के जो फीचर्स हैं आपस में काफ़ी हद तक डिफरेंट हैं, चाहे उनके एरोनॉमिक्स की बात कर लें, चाहे उनकी आप इंजन की कैपेसिटी की बात कर लें, चाहे उनकी स्ट्रांगनेस और कंफर्ट की बात कर लें, इनमें सिग्निफिकेंट डिफरेंस है ब्रांड्स की परफॉर्मेंस के अंदर। तो आपका ये जो बाइंग का जो प्रोसेस है या जो सिचुएशन है इसको हम लोग बोलते हैं कम्प्लेक्स डिसीजन मेकिंग बिहेवियर या कम्प्लेक्स सिचुएशन है। इसकी मैं कंप्यूटर की एग्जांपल भी लिखी हुई है। अब जो विंडोज़ के जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उनका काम करने का तरीका और है, आपके जो एप्पल के जो मैकबुक हैं उनका जो काम करने का जो तरीका है, जो इंटरफेस है, वो कमांड्स हैं, वो डिफरेंस हैं। अब इस तरह की जो बाइंग सिचुएशन होगी हम कहेंगे ये एक कम्प्लेक्स बाइंग सिचुएशन है। दूसरा है डिसोनेंस रिड्यूसिंग। डिसोनेंस रिड्यूसिंग जो आपकी है सिचुएशन ऐसी है जिसमें कस्टमर हाईली इन्वॉल्व होता है उस बाइंग प्रोसेस के अंदर, लेकिन उसमें जो ना ब्रांड्स का डिफरेंस आपस में बहुत कम होता है। अब ये ऐसी सूरत हाल है जैसे अभी आपने नया घर कंस्ट्रक्ट करवाया, नया घर कंस्ट्रक्ट करवाने में आपने कारपेट्स जो है ना वो सारे सब कमरों में बिछाने हैं आपने। अब कारपेट्स बिछाना ज़ाहिर कारपेट्स थोड़े से एक अगर जो अच्छे जो उसको रग भी बोलते हैं, रग जो कारपेट है वो एक अच्छे खासी अमाउंट जो है वो डिमांड करता है, यानी कि वो ज़रा महंगे होते हैं। अब लेकिन आप चाहे एक शॉप से परचेज़ करें, चाहे दूसरी से परचेज़ करें, तीसरी से परचेज़ करें, उन शॉप्स का आपस में, उन ब्रांड्स का आपस में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, क्योंकि फैब्रिक आमतौर पे मिलता जुलता होता है, उसकी सिलाई आमतौर पे मिलती जुलती होती है, डिज़ाइन भी मोर और लेस मिलते जुलते होते हैं। अब वो जितने भी ब्रांड्स हैं उनके आपस में डिफरेंस बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन आप कस्टमर उसके अंदर हाईली इन्वॉल्व है इसलिए कि वो एक कॉस्ट इंटेंसिव है। और दूसरा, एक बार जब कारपेट जो परचेज़ हो गया इसके बाद कारपेट डेली बेसिस पे चेंज नहीं किए जाते, हो सकता है इसके बाद कहीं 5 साल बाद या 10 साल बाद आपने कारपेट करके चेंज करवाने होते हैं। तो ऐसा जो बाइंग जो सिचुएशन है इसे हम लोग बोलते हैं डिसोनेंस रिड्यूसिंग। बेसिकली इसमें डिसोनेंस का लफ्ज़ी मतलब होता है कि आपका डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल एंड परसीव्ड परफॉर्मेंस ऑफ अ सर्टन प्रोडक्ट, कि आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जी आपका जो कारपेट है, फॉर एग्जांपल ये कारपेट मुझे 10 साल बाद चेंज करना पड़ेगा, उससे पहले ख़राब नहीं होगा, लेकिन अब वो कारपेट आपको 5 साल बाद ही ख़राब हो गया, आपको चेंज करना पड़ेगा। तो वो जो आपकी एक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस थी उस कारपेट से वो एक्चुअल परफॉर्मेंस उससे कम निकली है, तो आप एक डिसोनेंस का शिकार हो जाएगा। डिसोनेंस बेसिकली एक मेंटल डिस्टर्बेंस है जो कि इस तरह की सिचुएशन से उसके रिजल्टेंट है वो वाला। अब इस तरह की सूरत हाल में कस्टमर की ख्वाहिश ये होती है कि मैं ये जो डिसोनेंस है, इस डिसोनेंस को, पॉसिबल डिसोनेंस को कम से कम करूँ, कि ताकि मुस्तकबिल में मुझे जो है इसका वो खमियाजा ना भुगतना पड़े। उसके बाद अगली जो हमारी बाइंग सिचुएशन है उसे हम लोग बोलते हैं हैबिचुअल। हैबिचुअल जो है ये एक ऐसा वो है सिचुएशन है जिसमें कस्टमर बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व भी नहीं होता, और उसके साथ साथ आपकी जो ब्रांड्स का डिफरेंस है आपस में वो भी इतने ज़्यादा नहीं होते। आपने नमक परचेज़ करना है घर के लिए, आप जो ना रेगुलरली नमक परचेज़ करते हैं घर के लिए, अब उसमें आपके पास नेशनल का आयोडाइज नमक है, शान का जो है ना वो नमक मिलता है, इसके अलावा 1-2 और जो है ना ब्रांड्स हैं इनके नमक मिलते हैं आयोडाइज। अब इनमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है आपस में, जितने भी ये ब्रांड्स हैं इनमें। एक चीज़ तो ये है। दूसरा जो है कि
कस्टमर वो नमक जो कितने का 20, 25, 30 रुपए का एक पैकेट आता है, और एक पैकेट अगर आया हो तो आपके 10-12 दिन आराम से एक फैमिली के गुजर जाते हैं वो वाले। यानी कि आप जो है ना 100 रुपये का या 150-200 रुपये का नमक आप परचेज़ करें तो आपका पूरा महीना आराम से गुजर जाता है। अब एज़ कम्पेयर टू अदर एक्सपेंडिचर 200 बहुत बड़ी अमाउंट नहीं है जो कि पूरे महीने में आपने यूज़ करनी है, इसलिए कस्टमर इसमें बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व भी नहीं होता। दूसरा डिफरेंस, इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है ब्रांड्स के दरमियान, इसको बोलते हैं हैबिचुअल बाइंग डिसीजन बिहेवियर। उसके बाद आ जाता है वैरायटी सीकिंग बिहेवियर। वैरायटी सीकिंग बिहेवियर से मुराद ऐसी सिचुएशन जिसमें कस्टमर जो है उस बाइंग प्रोसेस के अंदर बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होता कॉग्निटिवली या इमोशनली, वो जो है एक बड़ी लिमिटेड हद तक, बड़ी जो ना कम लेवल पे उस बाइंग प्रोसेस का हिस्सा होता है, उसमें एफर्ट करता है। लेकिन आपका जो डिफरेंट ब्रांड्स जो कि वो प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रहे हैं उनके आपस में जो है ना वो सिग्निफिकेंट डिफरेंस होता है। अब जैसे यहाँ पे कुकीज़ की एग्जांपल लिखी हुई है, जो बिस्किट्स हैं फॉर एग्जांपल। अब बिस्किट्स आपके जो है ना वो साल्टेड भी होते हैं, मीठे बिस्किट्स भी होते हैं। अब साल्टेड हैं उसके अंदर आपके जो बाकी फ्लेवर में ज़ीरा फ्लेवर भी आ जाता है। उसके अलावा आपके जिस तरह वो है एक बिस्टिक्स के नाम का, वो लंबे लंबे बिस्किट भी हैं, एक वो जिनके ऊपर आपके शुगर कोटिंग होती है हल्की हल्की फुल्की, डिफरेंट किस्म की, और डिफरेंट बिस्किट्स हैं ये वाले। अब ये जो है ऐसे बिहेवियर में हम लोग उनको बोलते हैं वैरायटी सीकिंग बिहेवियर। आप कोशिश करते हैं कि एक बार गेस्ट आए हैं ना, उनके लिए आप मीठे बिस्किट्स ले आए, अगली बार आप उनके लिए टक ले आए, तीसरी बार फिर आप कैंडी ले आए हैं, उसके बाद आप जो है ना उनके लिए ओरियो ले आए, क्रीम वाले बिस्किट्स ले आए। अब बिस्किट्स की वैरायटीज़ काफ़ी सारी है। अब एक ब्रांड दूसरे ब्रांड से काफ़ी डिफ्रेंशिएटेड है वो वाला। इस तरह कुछ हमारा बाइंग बिहेवियर होगा या बाइंग सिचुएशन होगी, उसे हम लोग बोलेंगे वैरायटी सीकिंग बिहेवियर। इसके बाद जो है ये एक और बहुत इम्पोर्टेंट जो कंपोनेंट है हमारे चैप्टर का, वो है बायर डिसीजन प्रोसेस। हमारा जो कंज्यूमर है या जो कस्टमर है, इसका डिसीजन प्रोसेस क्या है, यानी कि जब उसने कोई चीज़ परचेज़ करनी होती है तो वो कौन कौन से स्टेप्स हैं जिनसे वो गुजरता है। ये बेसिकली आपके 5 बेसिक स्टेप्स हैं। सबसे पहले है नीड रिकग्निशन, उसके बाद इंफॉर्मेशन सर्च है, फिर वैल्यूएशन ऑफ ऑल्टरनेटिव्स है, फिर पोस्ट परचेज रिसर्च है, उसके बाद पोस्ट परचेज बिहेवियर है। नीड रिकग्निशन से मुराद ये है कि सबसे पहले कस्टमर इस चीज़ को समझने की कोशिश करता है या इस चीज़ से बावर होता है कि उसकी बेसिक ज़रूरत क्या है उसकी, जिस ज़रूरत को पूरा करने के लिए उसने एक बाइंग का प्रोसेस स्टार्ट करना है। अब इसकी अगर आपको मैं एग्जांपल दूं, मुझे प्यास लगी हुई है, मैंने प्यास बुझानी है। अब ये 2 किस्म के स्टिमुलाइज हैं, 2 जो है ना फैक्टर्स हैं जो कि मुझे एक ये बाइंग प्रोसेस स्टार्ट करने में मुझे ट्रिगर कर सकते हैं। पहला तो ये कि मेरी अंदरूनी ज़रूरत, मेरी बॉडी की ज़रूरत या मेरे माइंड की ज़रूरत, इसको इंटरनल स्टिमुलाई कहते हैं। एक्सटर्नल स्टिमुलाई ऐसे फैक्टर्स जिनका ताल्लुक जो है मेरे अंदर से, मेरे जहन से, मेरी बॉडी से नहीं है, उनका ताल्लुक जो है ना एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट जो है वो डिफरेंट एडवर्टीजमेंट्स हो सकती हैं, डिफरेंट वो लोगों की ओपिनियन हो सकती है, डिफरेंट लोगों का ख्याल हो सकता है। अब इसमें जैसे मैं एग्जांपल दे रहा था कि मुझे प्यास लगी है, अब मेरी बॉडी कह रही है कि यू नीड टू ड्रिंक समथिंग, आपको पीने के लिए किसी प्रोडक्ट की, किसी चीज़ की ज़रूरत है, ऐसी चीज़ जो आपकी प्यास की ज़रूरत को पूरा कर सके। और एक ये चीज़ है। दूसरा ये कि आप गर्मियों का मौसम में वैसे चलते जा रहे हैं, आपको प्यास लगी नहीं हुई, प्यास लगी नहीं है, लेकिन एक जगह पे आप जो है ना वो एक फ्रीज़र पड़ा देखते हैं किसी शॉप में, वो फ्रीज़र में देख रहे हैं कि एक कोई ठंडी सी बोतल, चिल्ड जो कोल्ड ड्रिंक्स हैं वो आपको नज़र आ रही हैं, और वो चिल्ड कोल्ड ड्रिंक्स देख के आपको प्यास लग जाती है। या आप गुजर रहे हैं रोड पे तो बिल बोर्ड पर जो है ना इस टाइप की कोई जो है ना वो प्रोडक्ट्स उसका ऐड है वहाँ पे, वो ऐड देख के आपको लगता है यार मुझे प्यास लग गई है, हालांकि प्यास आपको लगी नहीं थी, लेकिन बस एक कोई एक्सटर्नल स्टिमुलाई जो है वो ट्रिगर हुआ और आपके माइंड में ये चीज़ आ गई कि आपको प्यास लगी है और आपने अपने इस प्यास की ज़रूरत को फुलफ़िल करना है आपने। इसके अलावा इसकी एक और भी एग्जांपल है कि जी आपने आप कहते हो, आपको माइंड कहते हैं यार काफ़ी अर्सा हो गया मैंने जो है ना अपने नए कपड़े नहीं बनवाए, मैं डेली ऑफिस जाता हूँ, पुराने कपड़े पहन के जाता हूँ, तो मुझे अब नए कपड़े बनवाने चाहिए। आपके माइंड ने आपको बताया कि यू नीड टू बाय अ न्यू ड्रेस, ठीक है, ये इंटरनल स्टिमुलाई है। और एक्सटर्नल स्टिमुलाई में आ जाता है कि जब आपका कोई दोस्त कहता है कि यार आप जो है ना काफ़ी अरसे से जो है ना आपने कोई नए कपड़े नहीं बनवाए, कोई नए कपड़े बनवा लें। ये फ्रेंड्स भी कह सकते हैं, फैमिली भी कह सकती है कि नए कपड़े बनवा लें, आपको जो नए कपड़ों की अब ज़रूरत है, पुराने कपड़े जो है ना वो आपको तंग हो गए। अब
सम टाइम है कि सिर्फ इंटरनल स्टिमुलाई की बेस पे हम लोग बाइंग प्रोसेस स्टार्ट कर देते हैं, और सम टाइम है कि हम लोग सिर्फ एक्सटर्नल स्टिमुलाई की बेस पे हम लोग स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन सम टाइम एक ये भी पॉसिबल सिचुएशन है कि इंटरनल और एक्सटर्नल स्टिमुलाई दोनों मिल के हमें एक पर्टिकुलर नीड को पूरा करने में का प्रोसेस हमसे स्टार्ट करवाते हैं। ये जो आपका सारा का है पहला स्टेप है जिसमें आप लोग अपनी नीड को रिकॉग्नाइज करते हैं। उसके बाद है इंफॉर्मेशन सर्च। कस्टमर ये सोचता है या कस्टमर ये ख्याल करता है कि जो नीड मेरी है, जो मेरी ज़रूरत है, वो किन किन ज़राए से पूरी हो सकती है। ऐसे कौन कौन से सोर्सेज हैं जो कि मेरी उस ज़रूरत को पूरी करने में मुझे हेल्प आउट कर सकते हैं। कंज्यूमर एग्जिबिट हाइटेंड अटेंशन और एक्टिवली सर्च फॉर इंफॉर्मेशन। इसमें यह है कि कस्टमर जो है कॉन्शियसली और डेलिबरेटली एफर्ट्स करता है टू सर्च अल्टरनेटिव टू सेटिस्फाई हिम और हिज और हर नीड। ठीक है, अब इसमें वो क्या है, डिफरेंट सोर्सेज से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है। वो पर्सनल सोर्सेज भी हो सकते हैं। पर्सनल सोर्स क्या है कि जो मेरा अपना पास्ट एक्सपीरियंस है, मेरा अपना नॉलेज है किसी एक पर्टिकुलर ब्रांड के, पर्टिकुलर प्रोडक्ट के बारे में, पर्टिकुलर नीड के बारे में। उसके अलावा डिफरेंट कमर्शियल सोर्सेज है। कमर्शियल सोर्सेज में आ जाता है कि जी हम डिफरेंट, जैसे मैं एडवर्टीज़मेंट की बात कर रहा था, चाहे वो टीवी एडवर्टीज़मेंट है, रेडियो एडवर्टीज़मेंट है, या आपके जो है वो मोबाइल एडवर्टीज़मेंट है, सोशल मीडिया एडवर्टीज़मेंट है। डिफरेंट किस्म के आपके जो सोर्सेज हैं जो कि आपको वो करते हैं, आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं जो कि इस प्रोडक्ट के ज़रिए आप अपने नीड को सेटिस्फाई कर सकते हैं। उसके बाद पब्लिक सोर्सेज हैं। पब्लिक सोर्सेज में आपके जो आ जाती है डिफरेंट वर्ड ऑफ माउथ है, लोगों की ओपिनियन जो है वो इसमें आपको जो है ना डिफरेंट ब्रांड की तरफ, डिफरेंट प्रोडक्ट की तरफ जो है ना वो आपको पुश कर सकती है। उसके अलावा एक्सपीरियंशियल। अच्छा, जो पहले पर्सनल सोर्सेज मैंने बोला ना, वहाँ पे पर्सनल सोर्सेज से मुराद है आपकी फैमिली और फ्रेंड्स हैं, कि आपके फैमिली और फ्रेंड जो बेसिकली आपका पर्सनल सोर्स हैं। यहाँ पे जो एक्सपीरियंशियल सोर्सेज है, इसको आपने आपका इंडिविजुअल, आपका अपना जो इंडिविजुअल एक्सपीरियंस है वो आ जाता है इसमें, कि मैंने प्रोडक्ट को हैंडल किया था, किसी दोस्त को इस्तेमाल करते हुए देखा मैंने, वहाँ से मैंने कुछ चीज़ें ऑब्जर्व की, मैंने खुद प्रोडक्ट जो है ना वो इस्तेमाल की। ये वाले एक्सपीरियंशियल सोर्सेज हैं जो कि मुझे इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हैं कि मैंने कौन सी प्रोडक्ट को परचेज़ करना है। उसके अलावा आ जाता है वर्ड ऑफ माउथ। वर्ड ऑफ माउथ में एक जी इसको बोलते हैं कि जी जो आवाम है या जो दोस्त हैं, जो फैमिली है, जो मेरे कोलीग्स हैं, उनकी क्या राय है कि कैसे किसी पर्टिकुलर ब्रांड के बारे में, पर्टिकुलर प्रोडक्ट के बारे में। इसकी अगर मैं आपको एग्जांपल दूं कि फॉर एग्जांपल आपकी जो है आपने अपनी शादी के लिए अब एक किसी लड़के ने शेरवानी परचेज़ करनी है। अब वो शेरवानी परचेज़ करनी है, उसने पहले नीड रिकग्निशन में उसने ये सारा प्रोसेस कर लिया। अब ने उस इन्फॉर्मेशन सर्च करनी है कि मुझे अच्छी शेरवानी कहाँ से मिल सकती है मुझे। अब वो शेरवानी के लिए एक तो उसके पर्सनल सोर्सेज हैं, उसके दोस्त बता सकते हैं, उसकी फैमिली बता सकती है कि फ़लाँ जगह पर जाओ, लाहौर में जो है ना वो अनारकली से मिलती है, अब्दुल्ला स्ट्रीट है माल रोड पे, वहाँ से परचेज़ कर लो, या जो है ना फ़लाँ एक ब्रांड है उससे परचेज़ कर लो, एक दूसरा ब्रांड है उससे परचेज़ कर लो। ये पर्सनल सोर्सेज हैं। उसके बाद आ जाते हैं कमर्शियल सोर्सेज। कमर्शियल सोर्सेज ये है कि आप इंटरनेट पे बैठते हो, खुद सर्च करते हो, खुद आप देखते हो, ठीक है, डिफरेंट वेबसाइट्स को विज़िट करते हो, आप लोग जो है वहाँ पे आप एडवर्टीज़मेंट देखते हो। ये कमर्शियल सोर्सेज में आ जाती हैं। उसके अलावा पब्लिक में कि आपने फेसबुक पे ऐसा कोई ग्रुप ज्वाइन किया हुआ है जो कि फैशन डिज़ाइनिंग या इस तरह की जो प्रोडक्ट्स हैं जो कि आपको चाहिए, ब्राइड और ग्रूम के मतलब जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वो उन इन्फॉर्मेशन को जो है ना उस वहाँ पे वो इन्फॉर्मेशन मिलती है। इस तरह के पब्लिक फोरम्स हैं, आपको वहाँ से पता लग सकता है कि अच्छी शेरवानी आपको कहाँ से मिलेगी। एक्सपीरियंशियल सोर्सेज कि आप अपने दोस्त के लिए शेरवानी परचेज़ करने गए थे, पहले वो आपका अपना, आप उस एक्सपीरियंस का हिस्सा थे, आपने किसी के लिए प्रोडक्ट परचेज़ की थी, और आप उस एक्सपीरियंस के बेस पे भी आप लोग ये डिसाइड कर सकते हैं कि आप जो है शेरवानी कहाँ से परचेज़ करनी है। और वर्ड ऑफ माउथ से मुराद कि आम लोगों की क्या राय है कि जी अच्छी शेरवानियाँ कहाँ से मिलती हैं, इसको बोलते हैं वर्ड ऑफ माउथ।